श्रद्धेय स्वामी जी, डॉक्टर सहदेव दास जी और सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगणों को सादर नमस्कार। गाय और मानवता एक दूसरे के परिपूरक हैं, यही है आज के कार्यक्रम का विषय और यही है कामधेनु ग्राम का आधार। इसीलिए कामधेनु ग्राम के सभी सदस्यों ने मिलकर आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। कामधेनु ग्राम एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की कल्पना है जिसमें न सिर्फ हाउसिंग हो बल्कि जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था हो और जिसके केंद्र में हो गाय। कामधेनु ग्राम की व्याख्या करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं और अभी उनकी पूर्ति किस प्रकार हो रही है। हमने 6 आवश्यकताओं की पहचान की है जिनके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। ये है हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, दूसरा पानी, तीसरा हमारे खाद्य पदार्थ, चौथा बिजली, पांचवा रसोई और वाहन के लिए ईंधन और अंत में आवास। भागदौड़ की इस जिंदगी में हमें इस विषय में सोचने का और विश्लेषण करने का अवकाश ही नहीं मिलता। हमें ऐसा लग सकता है कि ये सभी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, पर गहराई से सोचने पर पता चलता है कि यह उपलब्धता अधूरी और कई मायने में नुकसानदायक भी है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह जहरीली गैसों से भरी है और हमें बहुत बीमार बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस हवा में सांस लेकर हम जी नहीं रहे बल्कि मर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह जहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम रोज प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि हमारे शहर जीने के लायक नहीं बचे क्योंकि हवा में प्रदूषण की मात्रा भयावह है। लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। पिछले महीने चीन के शंघाई शहर में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा था। ऐसा ही कुछ हाल पिछले वर्ष दिल्ली में हुआ था। आज शुद्ध ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पार्लर बन रहे हैं। एक ऑक्सीजन पार्लर में 20 मिनट सांस लेने के लिए 250 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा सुलभ नहीं है। दूसरी आवश्यकता है पानी। कई परीक्षणों से यह पता चला है कि हमारे पानी में आर्सेनिक और कई जहरीले रसायन अवशेष विद्यमान हैं। इसके सेवन से हमारे देश में सैकड़ों लोग बीमारी के कारण मारे जाते हैं। आज पीने का पानी एक महंगी वस्तु बन गया है क्योंकि हमने अपने साफ पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया है। अधिकांश नदियों में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है और यह पानी मानव के व्यवहार योग्य नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने तो यह भी दावा किया है कि बोतल बंद पेयजल भी सुरक्षित नहीं है। इन बोतलों में भी कई जहरीले कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं। भूजल स्तर हर साल 1 से 2 मीटर नीचे जा रहा है। जल इतना महंगा होता जा रहा है कि केवल अमीर लोग ही पीने का पानी खरीद सकेंगे। पानी की कीमत हर साल 20% से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वह तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। जल संकट अगली वैश्विक समस्या है। इससे यह साबित होता है कि हमको पीने के पानी के लिए शुद्ध पानी सुलभता से उपलब्ध नहीं है। तीसरी आवश्यकता है भोजन, जिसमें अनाज, सब्जी, फल और दूध शामिल है। कई परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि हमारे भोजन में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से कई गुना अधिक मात्रा में जहर पाया गया है। इतना जहर जो हमें रोजाना बीमार कर रहा है। हमारे भोजन में पाए गए इन कीटनाशकों के अवशेष कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेलियर, इनफर्टिलिटी, नर्वस ब्रेकडाउन जैसे कई घातक रोगों के लिए जिम्मेदार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल 2 लाख से अधिक लोग कीटनाशक संक्रमित भोजन खाने की वजह से मरते हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है। कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है और इसके लिए रासायनिक उर्वरक और जहरीले कीटनाशक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत सरकार इन कीटनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कीटनाशक मुक्त भोजन मिलने का कोई विकल्प भी नहीं है।
यदि कोई है तो वह इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सिर्फ कीटनाशक ही नहीं, हमारे भोजन में रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स भी मिले हैं। खाद्य पदार्थ को बाजार में बेचने के लिए कार्बाइड और कई रासायनिक रंगों का एवं जहरीले प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है। ये भी उतने ही घातक हैं जितने कि रासायनिक कीटनाशक। कई बार तो प्रतिबंधित रसायनों का भी इस्तेमाल होता है। यही शेष नहीं, हमारे खाद्यान्न का एक और पहलू भी है, वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जिसे हम कहते हैं। हमारी सब्जियां, फल और अनाज, इनमें से कई जेनेटिकली मॉडिफाइड है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जीएम खाद्य यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य कीटनाशकों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कई देशों में जीएम बीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन जीएम बीजों की उत्पादक कंपनियां बहुत शक्तिशाली है। साम, दाम, दंड, भेद सभी उपाय द्वारा वे हमारे देश में प्रवेश कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही वे स्थानीय बीज को रिप्लेस कर देते हैं। जीएम बीज न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। कारण किसान जीएम बीज से उत्पादित बीजों से दोबारा फसल नहीं ले सकते। किसान इन बीजों का गुलाम बन जाता है। हमारे भोजन का एक और महत्वपूर्ण घटक है दूध। दूध एक पूर्ण आहार है। हमारे संतों ने सिद्ध किया है कि मनुष्य सिर्फ दूध पीकर ही स्वस्थ रह सकता है। परंतु सुश्री मेनका गांधी का कहना है कि बाजार में उपलब्ध लगभग 70% दूध मिलावटी है और जहरीले रसायनों से युक्त है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिलावट की मात्रा 80% तक है, यानी शुद्ध दूध सिर्फ 20% है, बाकी मिलावट है। कृत्रिम दूध के निर्माण में पेंट, यूरिया, डिटर्जेंट जैसी सामग्री, पशु चर्बी का उपयोग होता है। ज्यादातर ग्वाले दूध दूहने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जो न सिर्फ गायों के लिए ही हानिकारक है, साथ ही मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है। समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। अब A1 और A2 दूध का मसला भी सामने आया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि A1 दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि A1 दूध अमेरिका जैसे देशों में बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। विदेशी नस्लों की गायों का दूध A1 दूध कहलाता है और भारतीय नस्लों से मिलने वाला दूध A2 दूध कहलाता है, जो न सिर्फ पूर्णतः सुरक्षित है, बल्कि मानव के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छा खाद्य है। भारतीय गाय का दूध अमृत के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम असहाय हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है। चौथी आवश्यकता है बिजली। हमारे देश में सभी के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं है। साथ ही बिजली की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बिजली का बिल ही रहा था। बढ़ती लागत और बिजली की अनुपलब्धता एक बड़ी चिंता का विषय है। पांचवी आवश्यकता है पेट्रोल और एलपीजी, यह हम जिन्हें ईंधन कहते हैं। यह हमारे वर्तमान जीवनचर्या की मूलभूत आवश्यकता है। हम इन दोनों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया क्रूड ऑयल के इर्द गिर्द घूमती है। हम उन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। कीमतें जो भी हो, हमें खरीदना ही होगा। भारत अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल विदेश से आयात करता है। इसमें हमारी अधिकांश विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। अंत में है घर। शहर के फ्लैटों की हालत तो हमें मालूम है। हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। इन आधुनिक फ्लैट्स में न तो शुद्ध हवा पहुंच पाती है और न ही सूरज की रोशनी इनके भीतर प्रवेश कर सकती है। हमारे घर के साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमारी सभी आवश्यकताएं यह तो हमारे लिए दुर्लभ हैं, यह दुर्लभ होने वाली है। इन सभी समस्याओं को बताने का उद्देश्य आपको इनसे आगाह करना है, जिससे इनको समझकर
हम समाधान खोजना शुरू कर सकें। समाधान क्या है? समाधान बहुत आसान। समाधान है कामधेनु ग्राम। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है विचारधारा वाले, एक ही समान विचारधारा वाले कम से कम 100 परिवार। 100 परिवार अगर मिलकर साथ आते हैं तो हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पहली आवश्यकता है न्यूनतम 35 एकड़ जमीन, जहां प्रत्येक परिवार के लिए एक एक घर होगा जिसमें पर्याप्त हवा और धूप मिलेगी। 100 परिवार के लिए 100 घर होंगे। यहां तक तो हम समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी जैसे होती है, बाकी बंगलो सोसाइटीज वैसी है, लेकिन आगे की जो बातें हैं वो भिन्न है। कामधेनु ग्राम की विशेषता शुरू होती है गौ माता से। यहाँ प्रत्येक परिवार की अपनी एक गाय होगी जिनकी व्यवस्था सामूहिक होगी। इसे हम गौ मंदिर कहेंगे। इस गौ मंदिर में केवल भारतीय नस्ल की गाय होंगी, जिससे कि हमें A2 दूध ही प्राप्त हो। यह दूध शुद्ध जैविक और बिना किसी मिलावट का होगा। इससे शुद्ध घी भी प्राप्त हो सकता है। कल स्वामी जी के कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, तो स्वामी जी ने कहा कि आज मार्केट में जो दूध हमको घी उपलब्ध है वो ज्यादातर स्लॉटर हाउस से निकला हुआ जो फैट है, जो चर्बी है, और पशु चर्बी, उससे हमारा घी बनता है। ये दोनों पदार्थ जो कामधेनु नगर से हमको मिलेंगे, कामधेनु ग्राम से मिलेंगे, ये दोनों पदार्थ मानव के लिए अमृत तुल्य है। पवित्र गाय से हमें पवित्र गोबर और गोमूत्र भी मिलेगा। गौमूत्र का उपयोग मनुष्य के लिए दवा के रूप में अर्क, घर को साफ करने के लिए फिनाइल, कृषि में कीट नियंत्रक आदि बनाने में होगा। गोबर से दंत मंजन, पूजा धूप, साबुन और यज्ञ के लिए गोबर कंडा भी बना सकते हैं। बायोगैस संयंत्र के माध्यम से गोबर से रसोई गैस का उत्पादन किया जाएगा। इस गैस को हर घर के रसोई तक पाइपलाइन के द्वारा सीधे पहुंचाया जाएगा। बचे हुए गैस से जनरेटर और वाहन भी चलाया जा सकेगा। इस बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी का भी उपयोग है। इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा। यह भूमि का सर्वोत्तम आहार है। लगभग 17 एकड़ में गोबर और गौमूत्र से खेती होगी, जिससे 100 परिवारों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा किया जा सके। कामधेनु ग्राम में खेती बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। खेती से हमें इंसानों के लिए भोजन के साथ साथ हमारी गौमाता के लिए भी चारा मिल जाएगा। खेती के बिना यह परियोजना बिल्कुल अधूरी है। यदि कोई सोचे कि खेती दूर कर लेंगे तो हमारी समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगी। जैविक खेती के कारण हमारी गौमाता को जैविक चारा मिलेगा और जिससे शुद्ध जैविक दूध मिलेगा। जैविक कृषि से हमें मौसम की सब्जियां, फल और अनाज ये सभी मिलेंगे और ये सभी नॉन जीएम यानी देसी बीजों से उत्पन्न होगा। यह भोजन 100% सुरक्षित और पौष्टिक होगा और यह महंगा बिल्कुल नहीं है। हम भोजन की लागत की गणना करें तो यह बाजार मूल्य से काफी कम होगा। इतना ही नहीं, यह भोजन अपने आप में एक दवा है। ऐसे भोजन के सेवन से दवा और चिकित्सा का खर्च कम हो जाएगा। पेड़ पौधे न सिर्फ भोजन देंगे, साथ ही प्रदूषण को समाप्त कर शुद्ध ऑक्सीजन भी देंगे, जिसमें हम चैन की सांस ले सकें। देश में बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पादन नष्ट और बर्बाद हो जाता है। इसके मुख्य कारण है अपर्याप्त भंडारण क्षमता, फसल योजना का अभाव और लंबी दूरी। वर्ष 2011 में 50,000 करोड़ रुपए का कृषि उत्पादन बर्बाद हुआ। पिछले वर्ष लगभग 13,000 करोड़ रुपए की मूल्य की सब्जियां बर्बाद हुई। जिस देश में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहां खाद्य की ऐसी बर्बादी कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कामधेनु ग्राम योजना इस बर्बादी को रोकने में समर्थ है। योजना पूर्ण खेती, उचित भंडारण और घर के पास खेती होने के कारण इस बर्बादी पर काबू पाया जा सकेगा। एक दिलचस्प बात है कि इस देश में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या
जितनी कम होती है उस देश को उतना ही उन्नत माना जाता है। इसका मापदंड है कि यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या 10% या उससे कम है तो उस देश को उन्नत श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि पर निर्भरता घटने से गरीबी घटती है और समृद्धि बढ़ती है। विकसित देशों में इसका अनुपात कुल आबादी का 3 से 10% है। भारत में इसका अनुपात 60% है, यानी भारत में 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इस विषय में एक जानकारी हम बताना चाहते हैं कि लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि हम कामधेनु नगर में चूंकि बहुत कम प्रतिशत लोगों को डायरेक्ट कृषि से जोड़ेंगे तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारे जो बाकी किसान हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जिस फसल को वो उगाते हैं उनको खेती से लाभ नहीं होता है। अगर हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई फसल उगाने में उनका सहयोग करेंगे तो वो अपनी खेती से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो कामधेनु योजना में केवल 5% लोग सीधे कृषि से जुड़े होंगे। ऐसी व्यवस्था का विस्तार होने से भारत की गिनती जल्द ही उन्नत देशों में की जा सकेगी। कामधेनु ग्राम की कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से 500% अधिक होगी। यह संभव होगा उचित सिंचाई, संसाधन और खेती के वैज्ञानिक तरीकों के कुशल उपयोग से। सभी कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग के लिए निजी व्यवस्था रहेगी, जिससे कोई मिलावट की संभावना ही ना रहे। गेहूं भी हम वहीं पिसाई करेंगे, तिल का तेल भी वहीं निकालेंगे, सरसों का तेल भी वहीं निकालेंगे, मसाले भी हम वहीं बनाएंगे। उसके लिए छोटी छोटी मशीनें उपलब्ध है, वो हम वहां व्यवस्था कर सकेंगे। ग्रो योर ओन फूड, यह विचार उन लोगों में प्रचलित हो रहा है जिन्हें कीटनाशकों और जीएम खाद्य के खतरों का एहसास है। अगले बिंदु पर जाते हैं। ऊर्जा और बिजली की आपूर्ति के लिए हमारे पास सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा और उससे बिजली मिल जाएगी। हर घर के लिए आवश्यक बिजली का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त सौर पैनल लगाए जाएंगे। यह प्रदूषण मुक्त और जीरो रेकरिंग खर्च वाली बिजली है। इस प्रकार हम अपनी जरूरत की बिजली सूर्य भगवान से निःशुल्क पा सकते हैं। वरुण देवता द्वारा हमें शुद्धतम जल की आपूर्ति होगी। इसके लिए वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाई जाएगी। हमारे स्वयं के लिए और साथ ही पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ऐसी व्यवस्था बहुत जरूरी है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध और मानव उपभोग के लिए सर्वोत्तम है। यह वर्तमान एवं भविष्य के जल संकट का सरलतम समाधान है। प्रति व्यक्ति पानी की खपत प्रति वर्ष लगभग 60,000 लीटर यानी प्रतिदिन लगभग 164 लीटर है। हम अपनी जरूरत से लगभग 4 गुना अधिक पानी बचा सकते हैं। साथ ही इस योजना से घर में उपयोग आने वाला जल का 100% कृषि कार्य में उपयोग हो सके, ऐसी रिसाइकल और रीयूज की व्यवस्था होगी। वर्षा जल संग्रह बाढ़ की स्थिति को रोकने में भी मददगार है। अब बारी है कचरे के उपयोग का। वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा हम अपने सभी प्रकार के कचरे से धन उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहरी कचरे की डंपिंग नगर पालिकाओं के लिए बड़ी चिंता एवं खर्च का विषय बन गया है। कई नगर पालिकाएं तो कचरा उठाने में असमर्थ है। मेट्रो शहरों के अधिकांश शहर के किनारे यहाँ वहाँ कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। यह कचरे के ढेर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि कचरे के ढेर से कई विषैली गैस तैयार होकर वातावरण में घुल जाती है। मीथेन इनमें से एक है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन 60 गुना अधिक उष्णता पैदा करता है। कामधेनु ग्राम योजना में घर का, रसोई का, शौचालय का, बाथरूम का और खेत से निकलने वाले सभी वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज करने की व्यवस्था रहेगी। विस्तार में जाने का समय नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन कचरों से कोलकाता जैसे शहर में 30,000 परिवारों की आजीविका चलती है। ये वो हैं जो कचरे से प्लास्टिक बीनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कचरे में धन छिपा है। अगला बिंदु, यहाँ हम मंदिर, पिरामिड कमरे और यज्ञशाला भी बनाएंगे। पिरामिड और यज्ञशाला का विशेष उल्लेख एक उद्देश्य के साथ किया गया है।
पिरामिड के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और यह ऊर्जा शक्ति देने वाला है। पिरामिड कमरों के माध्यम से इस शक्ति का मानव हित में उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यज्ञशाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ द्वारा हवा का शुद्धिकरण होता है, प्रदूषण को नष्ट करता है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, मनुष्य का पोषण होता है और साथ ही खेत की मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। इसीलिए प्रतिदिन यज्ञ होगा। यज्ञ से स्वास्थ्य लाभ के कई उदाहरण हैं। इसके अलावा खेती में अधिक उपज के लिए भी ये मददगार है। आधुनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, खेल का मैदान, क्लब हाउस, कैफेटेरिया, कम्युनिटी हॉल, जॉगिंग ट्रैक इत्यादि। ऐसी परियोजना की स्थिति शहर से कुछ दूर होने के कारण एक डिपार्टमेंटल स्टोर की भी आवश्यकता होगी। संक्षेप में कहें तो कामधेनु नगर में 100 घर, गौ मंदिर, गोबर गैस, जैविक खेती, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संग्रह यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, मंदिर, पिरामिड, यज्ञशाला, कामधेनु क्लब और डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, जिससे शुद्ध हवा, पानी, भोजन और कम खर्च में बिजली और ईंधन मिल सके। साथ ही ऐसा घर जो प्रकृति से जुड़ा हो। कामधेनु ग्राम व्यवस्था अपने हर सदस्य के लिए कम खर्च में खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी। जब लोग भोजन की चिंता से मुक्त होते हैं तो वे अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कामधेनु ग्राम के निवासियों को कला, विज्ञान, अनुसंधान, सुरक्षा, रचनात्मकता, सामाजिक कार्य, आत्मबोध जैसे विषय के लिए अधिक समय मिलेगा। इस व्यवस्था से दवा और चिकित्सा का खर्च घटेगा। खाद्य सामग्रियों के पीछे लगने वाला ट्रांसपोर्ट खर्च भी बचेगा। न सिर्फ व्यक्तिगत लाभ बल्कि देश की 3 प्रमुख चुनौतियों का उत्तर भी इसी से निकलता है। कामधेनु ग्राम देश के विकास के अनेक पहलुओं पर असर डालता है, जैसे रियल एस्टेट, बिजली, पानी, कृषि, खाद्य, लघु उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हम लगाने वाले हैं, गोधन विकास, हेल्थ केयर और शहरीकरण। इसे संतुलित और समावेशी विकास कह सकते हैं। 100 परिवार का एक कामधेनु ग्राम प्रतिवर्ष अपने हिस्से का अनुदान पर होने वाला खर्च बचाता है। प्रतिवर्ष फर्टिलाइजर सब्सिडी हम 4 लाख रुपए का बचा सकते हैं। कुकिंग गैस पर जो सब्सिडी मिलती है उस पे हम 2,70,000 रुपए बचा सकते हैं। फार्म क्रेडिट 23 लाख का बचा सकते हैं। और इन 100 परिवारों के पीछे और केएमसी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनका कचरा उठाने में जो खर्च होता है लगभग 1,32,500, ये प्रतिवर्ष हम बचा सकते हैं। और इन सबके पीछे हम लगभग फॉरेन करेंसी साल का 25 लाख से अधिक जो है बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचेंगे। हम सोलर गैस से बिजली पैदा करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बिजली बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम प्रतिवर्ष 2000 लोगों के लिए हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, यह हमारी सोच है। पैसा या प्रशासन के रूप में सत्ता के केंद्रीकरण से भ्रष्टाचार शुरू होता है। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ हम करप्शन, क्राइम और इन्फ्लेशन इन 3 विषय पे चर्चा करेंगे। कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और व्हेनेवर दिस पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन इवापोरेट्स। विकेंद्रीकरण से भ्रष्टाचार खत्म होता है। कामधेनु ग्राम योजना आत्मनिर्भर प्रणाली के माध्यम से पूर्ण विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। चूंकि कामधेनु ग्राम विकेंद्रित व्यवस्था है, यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहयोगी सिद्ध होगा। कामधेनु ग्राम में अपराध का भी हल है। आपको मजाक लग सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। शोध द्वारा यह पता चला है कि जहरीले कीटनाशक युक्त खाद्य का सेवन आपराधिक मानसिकता को जन्म देता है। कामधेनु ग्राम के शुद्ध और विषमुक्त भोजन से मनुष्य का हृदय प्रेम और दया से भरेगा। कामधेनु ग्राम योजना बहुत प्रभावी ढंग से उच्च मुद्रास्फीति यानी हाई इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करता है। कर्मचारियों के वेतन के अलावा कामधेनु ग्राम में हर पहलू
इन्फ्लेशन के दायरे से बाहर है। अभी विस्तार में हम नहीं जाएंगे इसमें, अगले बिंदु पर चलते हैं। कामधेनु ग्राम एक तरफ शहरीकरण है और दूसरी तरफ ग्राम विकास भी है। शहर के बिना गांव तो बच सकते हैं, लेकिन गांव के बिना नहीं बच सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक योजना बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन हम इस योजना को कहते हैं PRUA, प्रोवाइडिंग रूरल एमिनिटीज टू अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र में ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल एक सामुदायिक जीवन व्यवस्था का निर्माण करना। इस विश्व कल्याणकारी योजना जिसमें निजी स्वार्थ भी समाहित है में आप सभी सहभागी बने, इसी शुभकामना के साथ आपके बहुमूल्य समय और धैर्य के लिए आप सभी का धन्यवाद।